ओके स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बताया था। तो डिजीज़ का मेन चीज़ ये है कि अगर किसी को कोई डिजीज़ या कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हमारी सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है वो प्रभावित होती है। ठीक है। अब डिजीज़ जो है दो तरीके की मैंने आपको बताई थी, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो कि किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती हैं। इनके मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन अलग होते हैं, जैसे कि ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन है, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू कंटामिनेटेड फूड। और मैंने आपको इसका क्योर भी बताया था कि हाउ वी कैन गेट रिड फ्रॉम दीज डिजीज़ेस। Now in my today video I am going to discuss about the non-communicable diseases. Okay, तो what are non-communicable diseases? जैसे communicable diseases जो spread होती हैं person to person, उनको हम communicable कहते हैं। तो non-communicable मतलब जो कि diseases spreadable नहीं है। Non-spreadable diseases are called the non-communicable diseases. The non-communicable disease may occur due to genetic and lifestyle factors. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो होती हैं जनरली इसलिए होती हैं क्योंकि हमारी हेरिडिटी में होती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि आपके ग्रैंडफादर को डायबिटीज़ थे, आपकी मदर या आपके फादर को डायबिटीज़ हो गया उनकी वजह से। तो ये जो डिजीज़ेस हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स में चली आ रही हैं, दैट वी कॉल द जेनेटिकल डिजीज़ेस। और ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से जो डिजीज़ेस हो जाती हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल का बॉडी में बढ़ जाना, या सडनली एक्सीडेंट हो जाना, या अल्कोहल कंजप्शन से लीवर का डैमेज हो जाना, दीज आर कॉल्ड द कम्स अंडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। फाइन। तो लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं। ये तो मैंने आपको समराइज़ कर दिया, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। When these are the non-communicable diseases may occur due to the genetic and lifestyle factors. When these are caused by an unhealthy lifestyle, these diseases are also called lifestyle diseases. तो basically ये diseases क्यों होती है? unhealthy lifestyle की वजह से। Risk factors of non-communicable disease include lack of physical exercise, poor dietary habits, inadequate sleep, stress and habits like smoking, टेकिंग अल्कोहल एंड टोबैको चूइंग। तो ये सब डिजीज़ेस क्यों होती हैं? पहला, फिजिकल एक्सरसाइजेस का लैग होना, यानी कि हमारी अगर शरीर में कोई फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनकी वजह से। दूसरा, पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से, अगर हम अनहेल्दी खाना खाते हैं, अनहेल्दी फूड कंज्यूम करते हैं, उनकी वजह से। इनएडिक्वेट स्लीप, या अगर हम प्रॉपर तरीके से स्लीप नहीं लेते हैं, सोते नहीं हैं, स्ट्रेस लेते हैं, हमारे पास हमें किसी तरीके का तनाव है, या बहुत कुछ गलत आदतें हैं जैसे कि स्मोक करना, ड्रिंक करना, तंबाकू खाना। तो इन सब कारणों से जो डिजीज़ेज़ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। ओके। एन आर्बिट्री क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कैन बी lifestyle diseases such as diabetes, hypertension, heart diseases, stroke and the cancers. लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंतर्गत क्या आता है? डायबिटीज़ है, बीपी हाई ब्लड प्रेशर है, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, हार्ट डिजीज़ है, हार्ट अटैक है, कैंसर है। मेंटल हेल्थ डिजीज़ जैसे कि डिप्रेशन है, ट्रॉमा मतलब सदमा लगना, डिप्रेशन मतलब तनाव। ठीक है। गिवन बिलो आर द बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स which can give way to manifestation of the psychological risk factors and ultimately leads to diseases. तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि किस किस वजह से जो है इस तरीके की डिजीज़ेस हो सकती हैं। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की बात हो रही है, तो बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स क्या है? अगर हम अनहेल्दी डाइट लें, फिजिकल एक्सरसाइजेस ना करें, अल्कोहल और टोबैको का यूज़ करें, स्ट्रेस लें। साइकोलॉजिकल रिस्क क्या हुए? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर से या फिर आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है, आपके वेट में कमी आ सकती है। और इससे क्या होगा? इस डिजीज़ से होने के बाद क्या होगा? आउटकम्स क्या हैं? हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, हार्ट स्ट्रोक भी हो सकता है, डायबिटीज़ और कैंसर की डिजीज़ भी हो सकती हैं। ठीक।
डाइटरी फैक्टर्स, तो पहला हो गया आपका हाई ब्लड प्रेशर और ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के अंतर्गत हमने ये चीज़ पढ़ी। नेक्स्ट है डाइटरी फैक्टर्स। ऑल पैकेज्ड एंड कैंड फूड आइटम्स कंटेन अ वेरी हाई लेवल ऑफ सोडियम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट दैट इज़ यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं, कैंड फूड होते हैं, उनमें सोडियम कंटेंट बहुत हाई होता है, ताकि उसमें सॉल्ट की वजह से जो क्योंकि सॉल्ट एक तरीके का प्रिजर्वेटिव है, खाने को लंबे समय तक बचा के रख सकता है, तो उसमें सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। इफ़ यू आर इन दी हैबिट ऑफ एडिंग टेबल सॉल्ट टू योर फूड, यू आर कंज्यूमिंग एक्सेस सॉल्ट। यूज़ ऑफ एक्सेस सॉल्ट इज़ लिंक्ड विद दी हाइपरटेंशन। अगर आप एक्सेस सॉल्ट लेते हो खाने के टेबल पे, अगर आप अलग से नमक डाल के खाना खा रहे हो, तो ये जो है एक बीमारी हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी को जन्म दे सकती है। Hence, consumption of excessive salt in the daily food, packaged and canned food need to be avoided। तो हमें इस तरीके की आदतें, जैसे कि जिसमें हम ज़्यादा हाई सॉल्ट कंटेंट ले रहे हों अपने डेली की खाने में, या फिर हम पैकेज्ड खाना या कैंड खाना ज़्यादा खाते हैं, तो हमें इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। Sedentary lifestyle and lack of exercises. You can put an excess weight if you do not exercise daily, and this excess weight and lack of exercise can lead to the hypertension। अगर आप जो है एक्सेस वेट पुट ऑन कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप एक्सरसाइजेस नहीं करते हो, और ये एक्सेस वेट जो है ये होता है क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और एक्सेस वेट की वजह से हाई बीपी की समस्या हो सकती है। देखिए बॉक्स 1.1 में भी एक बार देख लेते हैं। इफ़ वन इज़ ओबीज, वन हैज़ हाई चांस ऑफ गेटिंग डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। अगर किसी के अंदर ओबीज मतलब मोटापा, अगर कोई मोटापा है, मोटापे से ग्रसित है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज ये चांसेस होते हैं कि उस पर्सन को डायबिटीज़ और हाई बीपी जैसी समस्या हो सकती है। हाइपरटेंशन से जो है हार्ट अटैक का और हार्ट स्ट्रोक्स का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। डायबिटीज़ जो होती है वो हमारी बॉडी के सारे हिस्सों में अफेक्ट करती है, जैसे कि ब्रेन है, हमारी आइज़ हैं, हार्ट हैं, किडनीज़ हैं, ब्लड वेसल्स हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, अगर हम इसमें प्रॉपर तरीके से प्रिकॉशन ना लें तो। ओके। In addition to taking the prescribed medicine, doing regular exercises and taking high fiber diet can help one to control the hypertension। तो अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो रही है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, आपको प्रिस्क्राइब मेडिकेशन यानी डॉक्टर से कंसल्ट करके दवा तो लेनी चाहिए, साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज और हाई फाइबर डाइट जो है वो लेनी चाहिए। इससे आपका हाइपरटेंशन यानी कि बीपी कंट्रोल में आ सकता है। देखिए ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं। इंटरेक्ट विद योर ग्रुप एंड नोट द कॉजेज दैट लीड टू द हाइपरटेंशन ऑन अ चार्ट। मेक अ लिस्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड दैट कंटेन ए हाई लेवल ऑफ सोडियम बाय रीडिंग द लेवल। So these are the important questions which you have to do in your physical activity notebook. Please, if you don't have maintained it, तो maintain it। आप ये जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, मैं इसमें आपको अलग से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कोई होंगे तो वो दूँगी। अदरवाइज़ ये जो एक्टिविटीज़ हैं, इफ़ यू विल बी रीडिंग डूइंग दीज एक्टिविटीज़, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। फाइन। हाँ, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ द मेंटल स्ट्रेस एंड द क्रोनिक एनएग्जाइटी। मेंटल स्ट्रेस की वजह से हमें एक क्रोनिक एनएग्जाइटी यानी कि अजीब से चिड़चिड़ापन या उत्तेजना, इसको हम क्या कहते हैं, एनएग्जाइटी कहते हैं। पीपल हु कैन नॉट मैनेज स्ट्रेस एंड कॉन्स्टेंटली वरी अबाउट द थिंग्स आर प्रोन टू दी हाइपरटेंशन। जो लोग जो है अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं और हमेशा किसी न किसी चीज़ के बारे में चिंता करते रहते हैं, उनको हाई बीपी की समस्या हो सकती है। Hence, one need to learn to cope up with stress in a healthy way by doing meditation and yoga and diverting attention by observing the healthy mental habits like listening to music, reading, writing poems, pursuing a hobby, etc. तो अगर आप इस स्थिति यानी हाई बीपी और हाइपरटेंशन की स्ट्रेसफुल गतिविधियों से उबरना चाहते हैं, तो एक हेल्दी वे है इसका, वो है आपका मेडिकेशन करना, योगा करना, और अपना अटेंशन जो है उन बाकी चीज़ों से जो चीज़ें आपको चिंता पैदा कर रही हैं उनसे हटा के
दूसरी ऐसी इफ़ेक्टिव चीज़ों में लगाना जो कि आपके माइंड को रिलैक्स कर सके, जैसे कि म्यूज़िक, लिसनिंग म्यूज़िक है, रीडिंग की अगर हैबिट है तो रीडिंग आप कर सकते हो, पोएम राइट कर सकते हो, कोई अगर आपकी अच्छी सी कोई हॉबी है तो आप उसको परस्यू कर सकते हो आगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द टोबैको यूज़। इनटेक ऑफ निकोटीन either through smoking or chewing tobacco may lead to hypertension and should be avoided। देखिए टोबैको यानी कि तंबाकू को लेना इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी, क्योंकि जो टोबैको च्यूइंग है या फिर स्मोकिंग की जो हैबिट होती है उससे हाई बीपी की समस्या हो सकती है। कंसिस्टेंट यूज़ ऑफ टोबैको, गुटखा, खैनी एक्सेट्रा हैज़ बीन लिंक्ड टू वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर। टोबैको, गुटखा, खैनी, इन सारी चीज़ों को खाने से कैंसर की बीमारी भी हो सकती है। द कंजप्शन ऑफ टोबैको देयरफॉर मस्ट बी अवॉइडेड। इसलिए टोबैको का कंजप्शन जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। एंडोक्राइन डिजीज़ेस। एंडोक्राइन डिजीज़ेस यानी कि जो डकलेस ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? डकलेस ग्लैंड्स जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन डिजीज़ेस। यानी कि जो डिजीज़ेस हार्मोन्स की ज़्यादा अधिकता या हार्मोन्स की कमी की वजह से होती हैं उन्हें हम एंडोक्राइन डिजीज़ेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है डायबिटीज़। देखिए डायबिटीज़, हमारी बॉडी में शुगर प्रोड्यूस होती है कार्बोहाइड्रेट से। उस शुगर को कौन मैनेज करता है? हमारी पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करती है। तो जितना हम काम शुगर हो रही है वो शुगर मेटाबोलाइज भी होती जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। और इंसुलिन जो एक तरीके का हार्मोन है, लेकिन अगर इसका लेस प्रोडक्शन है तो हमारी बॉडी में शुगर की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है, ठीक है। तो इसको डिटेल में ये पढ़ते हैं। डायबिटीज़ जो है एक एंडोक्राइन डिजीज़ है। इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन इंसुलिन फ्रॉम द पैनक्रियाज, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो हमारी पैनक्रियाज से फिर उसका जो सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है। इंसुलिन रेगुलेट्स द लेवल ऑफ शुगर इन आवर बॉडी। इंसुलिन का काम क्या है? हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करके रखने का, ठीक है। लैक ऑफ इंसुलिन कॉजेज इंक्रीज ऑफ शुगर इन आवर बॉडी एंड लीडिंग टू द कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा कम होगी तो हमारी बॉडी में जो शुगर है वो अधिक हो जाएगी, और जब शुगर अधिक हो जाएगी तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक। कॉमन सिम्टम्स क्या हैं डायबिटीज़ के? द कॉमन सिम्टम्स आर इंक्रीज़ इन हंगर, भूख ज़्यादा लगने लगती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एंड ग्रोइंग थ्रस्ट, मतलब यूरिनेट आपको बार बार, जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। ग्रोइंग थ्रस्ट, पानी, आपको प्यास बहुत लगेगी, चाहे आप जितना पानी पी लो आपको प्यास लगती रहेगी। Until recently, most children and adolescents with diabetes were thought to have type 1 insulin-dependent diabetes. However, type 2 diabetes among children is now being increasingly reported from several parts of the world। देखिए डायबिटीज़ जो होती है दो तरीके की होती है, एक टाइप 1 होती है, टाइप 2। तो टाइप 1 वाली वही इंसुलिन वाली होती है कि इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, इंसुलिन कम सिक्रीट हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा नियंत्रित नहीं हो पा रही है, तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। एक होती है टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि आजकल बच्चों में देखी जा रही है विभिन्न इन मतलब वर्ल्ड के हिस्सों में। एडोलसेंट्स हु आर ओबीज आर मोर लाइकली टू गेट टाइप 2 डायबिटीज़ विच इज़ मैनिफेस्टेड एट हाई ब्लड शुगर। जो एडोलसेंट्स यानी जो आपकी एज के लोग होते हैं, 13 से लेके 18 तक के बीच के जो ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, उनमें डायबिटीज़ नोट करी गई है टाइप 2। क्यों? क्योंकि उनकी ओबेसिटी की वजह से, जो मोटापा की वजह से उनके जो शुगर है उसमें हम ब्लड का शुगर का लेवल जो है वो हाई हो जाता है। इफ़ अनट्रीटेड इट लीड्स टू कॉम्प्लिकेशन इन किडनीज, आइज़ एंड अदर ऑर्गन सिस्टम्स इन द बॉडी। अगर हम डायबिटीज़ की समस्या को सीरियसली नहीं लेंगे तो हमारी किडनीज़, हमारी आँखें और हमारे जो अदर ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो क्या हो सकते हैं? अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक।
Diabetes can be managed primarily by bringing about changes in lifestyle and physical exercises and medication. डायबिटीज़ जो है अगर हम उसको तभी मैनेज कर सकें जब हम अपनी लाइफस्टाइल की चीज़ों में, यानी कि इन सब जो चीज़ें हैं उनमें अपने बदलाव करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें और साथ में मेडिकेशंस जो कि प्रिस्क्राइब मेडिकेशन डॉक्टर्स के द्वारा बोली गई है वो ले तो ठीक। हेरिडिटी डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स सच एज हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, मस्कुलर dystrophy and hereditary diseases which run through generation in a family. Constant care and support may help the concerned individual manage these disorder. तो जो हमारे जनरेशन, हमारी पास जनरेशन से चली वाली जो डिजीज़ेज़ हैं वो जो पास होती हैं वन जीन से लेके दूसरे जीन, जेनेटिक इनहेरिटेंस में आप पढ़ोगे, जब आप एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ोगे आगे बायो में, तो आप पर देखेंगे कि जो जीन्स होते हैं वो अपने ट्रेड्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में। तो अगर कोई बीमारी हमारे ख़ानदान में चली आ रही है तो उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में होने वाले बच्चों को वो बीमारी हो जाए। ठीक है, तो इसका क्या इलाज है? इसका यही है कि कांस्टेंट केयर और सपोर्ट जो है वो इस तरीके के डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट देने में हेल्प करता है। तो आई होप कि आज का चैप्टर आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिवेंशन और क्योर्स के बारे में पढ़ेंगे। टिल दैट टाइम रीड इट एंड अंडरस्टैंड द टॉपिक। गुड बाय।